नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, यानी हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए। आप भी योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। #आस्क योर मनी लिखकर अपना सवाल लिख भेजिए फेसबुक या ट्विटर पर। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज भटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले दो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, स्विचिंग म्यूचुअल फंड्स एंड रिडीमिंग म्यूचुअल फंड्स। आमतौर पे जब हम पोर्टफोलियो का डिस्कशन करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो काफ़ी बार एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट आपने भी काफ़ी बार सजेशन दिया होगा कि इस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्विच कर लीजिए। तो बेसिकली स्विचिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे होती है? कि आपको एक फंड से एग्जिट करके दूसरा फंड खरीदना होता है, या सेम फंड हाउस अगर है, कैटेगरी डिफरेंट है तो प्रोसेस अलग होता है? और साथ ही म्यूचुअल फंड रिडीम कैसे होते हैं, समझाइए। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, अगर आप स्विच कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक स्कीम की यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं और दूसरी स्कीम की यूनिट्स को बाय कर रहे हैं। तो यदि विद इन द फंड हाउस है, एक ही फंड हाउस की एक स्कीम से आप दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप एक ही फंड हाउस की सेम स्कीम, लेकिन मान लीजिए कि रेगुलर से डायरेक्ट या डायरेक्ट से रेगुलर में आप स्विच करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जिस स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है वहां से आपकी यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी, और जिस स्कीम में आप स्विच कर रहे हैं उस स्कीम की यूनिट्स परचेस हो जाएंगी। तो ये सेलिंग एंड बाइंग ही है, लेकिन क्योंकि सेम फंड हाउस है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो डायरेक्टली दूसरे स्कीम में चला जाता है। ये अंतर है। और यदि आपने किसी और फंड हाउस की स्कीम बाय करनी है तब आपको रिडीम करनी होगी, यानी कि आप अपनी यूनिट्स को बेचेंगे, उनका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप जो स्कीम बाय करना चाहते हैं वो स्कीम बाय करेंगे और पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस में सिर्फ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और उसके बाद यूनिट्स परचेस होंगी। तो यह अंतर है स्विचिंग में और रिडम्पशन में। ओके। और यूजुअली कुछ टिप्स, कुछ बातें जो एक व्यूअर को ध्यान में रखनी हो जब भी वो रिडीम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स या स्विच कर रहे हो, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशंस के हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना होता है कि कब आपको बेचना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी नीड है भी और आपको म्यूचुअल फंड से निकलना पड़ रहा है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप स्विच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्कीम आपने ली है वो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं करती है, आप उससे नाखुश हैं, तो बिल्कुल आप वहां से स्विच कर सकते हैं। या फिर आपका जो गोल है वो अचीव हो गया है, जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अब आपको पैसे की जरूरत है, तो आप बेशक अपने यूनिट्स को रिडीम कर लेंगे। लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं कि जैसे हमने देखा मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई तो घबरा गए और उस स्थिति में आपने यूनिट्स को रिडीम कर लिया। तो मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर, क्योंकि ये मार्केट है और यदि आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो ये बात तय है कि ये उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो हमेशा आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यदि आपकी स्कीम जिस गोल के हिसाब से आपने ली थी वो सही है तो आप बने रहें। दूसरी बात यह है कि जब रिडीम करें, अगर वो जरूरत भी है आपको रिडेम्पशन की, तो ये जरूर देखें कि आपने किस पीरियड, मतलब कितना समय हो गया है, वहां पर क्या कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, क्योंकि यूजुअली इक्विटी स्कीम में विद इन 1 ईयर रिडीम करने पर मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो यदि आपको जरूरत नहीं है या थोड़े पैसे की जरूरत है तो जिन यूनिट्स पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है, जो 1 साल से पहले की हैं या उस पीरियड की जिस पीरियड में एग्जिट लोड नहीं लगेगा, वही आपको रिडीम करनी चाहिए। और दीपाली जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं यहाँ पर, कि जो पैसा आपका अकाउंट में आता है वो उसी बैंक अकाउंट में आता है जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है। तो कई बार इन्वेस्टर का जब पुराना पैसा होता है, पुराना फंड होता है, तो वो भूल जाते हैं कि यदि उन्होंने बैंक अपडेट कर लिया है, मान लीजिए कि जिस बैंक के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बैंक रजिस्टर किया था, और अब वो बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है या उन्हें पैसे किसी और बैंक अकाउंट में चाहिए, तो उन्हें वो नया अकाउंट पहले रजिस्टर करना होगा। तो कई बार वो भूल जाते हैं और होता यह है कि रिडेम्पशन प्रोसेस हो जाता है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आ पाता है और फिर टाइम लगता है उसमें। तो पहले चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो सही है या नहीं है, उसी अकाउंट में आप पैसे चाहते हैं,
और तभी आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें, अदरवाइज पहले बैंक अकाउंट अपडेट करा लें। ओके, चलिए, तो आपको क्लैरिटी मिली होगी रिडीम और स्विच दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, कैसे आप दोनों ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं व्हेन एवर नीडेड। अब करते हैं कॉलर्स से बातचीत। आशीष हमारे साथ कनेक्टेड हैं पुणे से। आशीष, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने आपको शेयर किया है उसमें मेरे 5 फंड हैं। तो अभी मुझे 15 इयर्स में 1 करोड़ फॉर माय रिटायरमेंट एंड आफ्टर 15 ईयर 50 lakhs फॉर माय सन्स हायर एजुकेशन के लिए चाहिए थे। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 32,500 समथिंग है अभी, एंड वीपीएफ में मैं अभी 10,000 डाल रहा हूँ एंड एनपीएस में 50,000 एनुअली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरे फंड हैं वो सही है कि मुझे स्विच करना है? अगर स्विच करना है तो पूरा एक साथ रिडीम करना होगा या सिस्टमेटिक विड्रॉ और सिस्टमेटिक ट्रांसफर के थ्रू मेरे को दूसरे फंड में स्विच करना पड़ेगा? ओके, तो पूछ लेते हैं। 34,500 की इनकी एसआईपी है फिलहाल। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में ये 8,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज शामिल है, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस फोकस 25 फंड जैसे हैं। 15 साल में 50 लाख, 18 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। और भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जैसे कि इन्होंने मेंशन किया। क्या सजेशन इनके लिए? बिल्कुल आशीष, देखिए जो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम्स में, वो स्कीम्स अच्छी हैं, उनमें आप बने रहें। वहां से आपको एग्जिट करने की, यानी कि यूनिट को रिडीम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि नजरिया लंबा है तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आपको एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड रहेगा आपके लिए। उसे आप ऐड कर लें और जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हें आप बिल्कुल रहने दें, उनमें इन्वेस्ट करते रहें। दूसरी बात, आपने जो गोल की बात की, देखिए आपने कहा कि 1 करोड़ की जरूरत है 18 ईयर्स के बाद में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और यदि हम 6% का भी इन्फ्लेशन यहां पर मानकर चलें तो 18 साल के बाद जो 1 करोड़ रुपया है आपका, उसकी वैल्यू आज के लगभग 35 लाख के आसपास होगी। तो ये तो बात आप मानकर चलेंगे कि 35 लाख में रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करना चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना अमाउंट तय करना चाहिए। जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है, जो एसआईपी है, उसके थ्रू आपका जो नंबर आपने बताया है कि 50 लाख डॉटर के लिए और 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए, वो नंबर तो अचीव हो सकता है, पर जैसा मैंने कहा कि आपको इन्फ्लेशन की वजह से और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कैलकुलेशन की है आपके लिए, आपको लगभग अपने रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए करीब जुटाने चाहिए और बच्चे के एजुकेशन के लिए जो आप 50 लाख कह रहे थे उसकी जगह पर 2 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। और ये सब मुमकिन है, जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है उस हिसाब से। सिर्फ उसमें हर साल आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें, स्टेप अप कर दें। बाकी सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। 12% का यदि CAGR आता है तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, सजेशन है आपके लिए। बात करेंगे अगले कॉलर से। राजू है हमारे साथ। राजू नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, अभी मैं फिलहाल में मैं राजू बोल रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल में 4 LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट अभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ और ये LIC की पॉलिसीज को अपना ये क्लोज करना चाहता हूँ। तो मेरी फर्स्ट LIC जो पॉलिसी है वो 13 ईयर कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैं 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ ईयरली। और जो सेकंड पॉलिसी है वो 9 इयर्स कंप्लीट हो गया है, उसमें आप नियर अबाउट लाइक आई थिंक 54,000 और 58,000 होता है। सो मेरा निवेश का म्यूचुअल फंड में है 10 to 15 इयर्स के। सो कौन कौन से फंड मुझे स्टार्ट करने चाहिए अभी इनिशियल टाइम पे, और ये जो पॉलिसीज वगैरह में जो इसको क्लोज करूंगा, सो इसमें आई डोंट नो मुझे कितना लॉस उठाना पड़ेगा। सो अगर ये मैं तो आपको कितना टाइम हो चुका है इन पॉलिसीज को? फर्स्ट पॉलिसी को 10 इयर्स हो चुका है। सेकंड पॉलिसी जो है जीवन आनंद, उसको 9 इयर्स हो चुका है।
और जो जीवन लक्ष्य है वो सारी पॉलिसी जो 7 इयर्स हो चुका है। तो 3 पॉलिसीज हैं आपके पास जिनका मोर देन 5 इयर्स आपको हो चुके हैं, और इन तीनों पॉलिसी से एग्जिट करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं, करेक्ट? 10 to 15 इयर्स के होराइजन के लिए। जी हाँ। ओके, तो बताइए पंकज जी, क्या सजेशन इनके लिए? आपने सुना 3 पॉलिसीज हैं एलआईसी की, एलआईसी जीवन सरल, जीवन आनंद, इनके पास एक और पॉलिसी जीवन लक्ष्य है, और इन तीनों पॉलिसी से एग्जिट करके ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए राजू, ये तीनों पॉलिसी बल्कि जो भी पॉलिसी आपके पास है, सभी पॉलिसीज ये ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लाइफ कवर तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, और आप प्रीमियम काफी पे कर रहे हैं और आपने सोचा है कि आपको यहाँ से निकलना है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत लाइफ कवर जरूर है, तो मेरा एक सुझाव होगा कि आप पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले एक टर्म प्लान जरूर ले लें। यदि आपकी फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो आपको एक टर्म कवर ले लेना चाहिए एक अच्छे सम एश्योर्ड के साथ में, और फिर आप पॉलिसी को सरेंडर करने के बारे में सोच सकते हैं। पैसा कितना मिलेगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा। ये तो आपने बताया कि कितने साल हो चुके हैं, बट कितने साल बचे हैं ये भी जानना जरूरी है। यदि आप किसी पॉलिसी में मैच्योरिटी के आसपास हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर यदि आप 3-4 साल ही बचे हैं मान लीजिए, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको नुकसान इस वक्त ज्यादा होगा और 3-4 साल रुकना बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि लंबा वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे केस में फिर आप सरेंडर करने के बारे में सोच सकते हैं। और यदि आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको नहीं निकलना है, तो एटलीस्ट आप आगे का प्रीमियम भरना बंद कर दें, तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेड अप हो जाएगी। तो ऐसे में जो उसके बेनिफिट्स हैं फिलहाल वो रुक जाएंगे, बट जब उसकी मैच्योरिटी आएगी उस वक्त पर उसका जो पैसा आपका जमा है और जो बोनस वगैरह उसमें अगर इकट्ठा हुआ है, वो आपको उस वक्त पर मिल सकता है। तो आप पहले एलआईसी में से पता कीजिए कि इन पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, और फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि आगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो 15 साल के हिसाब से मैं आपको 4 स्कीम्स बताऊंगा, आप उन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 4 फंड्स हैं। ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा इक्विटी का आपका, और इसके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। लमसम करना है यदि आपको, तो भी इन्हीं स्कीम में आप कर सकते हैं। ओके, चलिए सजेशन आपके लिए। फंड चॉइसेस भी आपको बताए गए हैं, आपके स्क्रीन पर इन करो कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आप देखते रहिए मनी। पंकज मुंडपाल हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। स्मिता गुवाहाटी से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। स्मिता, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, मैं हेलो बताइए। हाँ, एक मैसेज मैंने डाला था वहाँ पे कि आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। हेलो स्मिता जी, आपकी ऑडियो मिल रही है? अपना क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कीजिए, और आप टीवी के थ्रू अपनी आवाज मत सुनिए, अदरवाइज आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। एक आईसीआईसीआई भारत 22 फंड जो है ना, हेलो, आईसीआईसीआई भारत 22 फंड, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, मुझे फिलहाल कोई ये नहीं है, FOF आईसीआईसीआई थ्रू भारत 22 FOF जो फंड है, वो अगर मुझे मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मेरा जो निवेश है वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, मुझे फिलहाल कोई ये नहीं है, तो ये जो फंड है ये सही फंड है क्या? ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड की बात कर रही हैं। ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं फॉर टाइम बीइंग, मतलब रख सकती हैं, एसआईपी इनको नहीं करनी है। बताइए क्या सजेशन? एसएनपी भारत 22 जो फंड ऑफ फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है, और फंड ऑफ फंड्स है मतलब, तो डेफिनेटली अच्छा फंड है। लेकिन इसका जो पोर्टफोलियो है, जिस नाम से मालूम चलता है, 22 स्टॉक्स हैं, और ये बेसिकली वो कंपनीज हैं जहां पर सरकार की हिस्सेदारी है, और सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट से इनको फायदा होगा। उस तरह की कंपनीज यहां पर हैं। तो यदि आप यहां पर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पीरियड के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका नजरिया बहुत लंबा है, तो इसके बजाय यदि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इस तरह के इंडेक्स फंड्स में करेंगी, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा,
क्योंकि वहां पर आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जबकि यहां पर जो कंपनीज हैं मेजरली पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो इस वक्त पर तो लग रहा है, और पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, लेकिन यदि नजरिया बहुत लंबा हो तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में जाना चाहिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। सवाल पूछने के लिए सुरेंद्र सिंह हैं, इन्होंने जो हमें सवाल भेजा है, 12,000 रुपए महीने की इनकी एसआईपी चल रही है फिलहाल, और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 2.5 लाख के आसपास हो चुकी है। बच्चे की पढ़ाई, रिटायरमेंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, 15 से 20 साल में 1.5 करोड़ का 15,000 की एसआईपी और करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। फिलहाल अगर आप इनके फंड्स देखेंगे तो इनके पास फ्रैंकलिन इंडिया एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मेरे ऐसे टैक्स सेवर है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी इनके पास है, और साथ ही इन्होंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप क्वांट मिड कैप फंड भी लिया हुआ है। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा, प्लस इनके गोल पर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सजेशन? देखिए, स्कीम्स अच्छी हैं पोर्टफोलियो में, और जहां तक पूरी वैल्यू का सवाल है कितना हो पाएगा, यदि हम एक 12% से कैलकुलेट करके चलते हैं तो ऑलरेडी इनके पास जो पैसा इकट्ठा हो चुका है, और उसके ऊपर अभी जो ये एसआईपी कर रहे हैं, प्लस क्योंकि 15,000 और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 27,000 पर मंथ की एसआईपी हो जाएगी, और प्लस 2,52,000 उन्होंने बोला है इनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लगभग 12% के हिसाब से 1.42 करोड़, 1 करोड़ 42 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं इनके पास 15 साल में। लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ाना है, हालांकि 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगेन मैं एक ही बात कहूंगा कि लंबी अवधि की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए, और उस हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम पर बढ़ाना चाहिए। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, इनको अगर ऐड करना है, जो कि 15,000 की एसआईपी की बात कर रहे हैं एडिशनल के लिए, तो वहां पर मैं कहूंगा एक मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स को शामिल करें, क्योंकि इंटरनेशनल फंड इनके पोर्टफोलियो में नहीं है, और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, इस फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। तो 2 नई स्कीम्स का सजेशन मैं यहां पर दे रहा हूं, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो सभी अच्छे हैं, उनके साथ बने रहें। ओके, चलिए, ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन। नए फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स, बताइए क्या चॉइसेस आपकी रहेंगी पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड्स के साथ आप अपना लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इन फंड्स के साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। सजेशन आपके लिए है, आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन फंड्स के साथ एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, अपनी टॉप चॉइसेस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।